विद्या बिना मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र बये, इतने सारे अनर्थे का विद्या ने किए। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले इन पंक्तियों के द्वारा शिक्षा के महत्व को समझाते हैं और उसी बात को आगे दोहराते हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, जो कहते हैं कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन ये शिक्षा वंचित समाज, बहुजन समाज, आदिवासी, दलित और पिछड़े समाज तक पहुंच ही ना पाए, इसके लिए बहुत सारी कोशिशें होती हैं या कहें कि साजिशें होती हैं। एक ऐसी ही कोशिश और साजिश का नाम है नई शिक्षा नीति 2020। आप सब जानते हैं कि एनईपी यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू कर दी गई है और कोरोना काल में सरकार ने जो ये नीति बनाई थी उसको लागू करने के खिलाफ आज दिल्ली के जंतर मंतर इलाके पर एक बड़ा धरना प्रदर्शन हो रहा है। स्टूडेंट पार्लियामेंट है यानी कि छात्र संसद, यहाँ से चंद किलोमीटर की दूरी पर ही भारत देश की संसद है जो भारत के लिए कानून बनाती है, भारत कैसे चलेगा उसकी नीतियां निर्धारित होती हैं। और उसी के पास में एक छात्रों ने अपनी एक संसद कायम की है जहां बड़ी संख्या में लोग आए हैं और इन जो प्रदर्शनकारी जो लोग हैं, जो छात्र हैं, जो शिक्षक जगत से जुड़े हुए लोग हैं, उनका ये विरोध प्रदर्शन है नई एजुकेशन पॉलिसी को लेके। आप सामने देखेंगे तो लिखा है रोल बैक एनईपी 2020, रिजेक्ट कमर्शियलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन एंड कम्युनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, स्टूडेंट पार्लियामेंट, नो टू पॉलिटिक्स ऑफ फेट, अपहोल्ड एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल डिग्निटी। ये आशा जो है उसकी तरफ से ये संसद, छात्र संसद का आयोजन किया गया है जिसमें बड़ी संख्या में लोग हैं। डॉक्टर रतनलाल बैठे हुए हैं, साथ में पूर्वानंद हैं, डॉक्टर अरविंद कुमार हैं और भी तमाम जो लोग हैं वो बुद्धिजीवी यहाँ आए हुए हैं और उनको आप यहाँ पे सुन रहे हैं। ये लोग यहाँ पर अपनी बात रख रहे हैं और उसका विरोध कर रहे हैं कि किस तरह से ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी है ये भारत में लोगों के लिए शिक्षा के अधिकार को कम करने वाली है और इसका जो असर होगा वो आने वाली पीढ़ियों पर बहुत बुरा होगा और बड़ी संख्या में लोग शिक्षा के अधिकार से वंचित रह जाएंगे। ये इनका कहना है क्योंकि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें कई तरह के इस तरह के प्रावधान हैं जिससे खासकर वंचित समाज के लिए ये शिक्षा जो है वो दुर्लभ हो जाएगी और एक लग्जरी आइटम की तरह बन के रह जाएगी कि जो अफोर्ड कर सकता है वही शिक्षा हासिल कर सकता है। आप सब जानते हैं कि भारत में इस समय जो सरकारी एजुकेशन सिस्टम है किस तरह से उसे लचर बनाया गया, उसे कमज़ोर बनाया गया और फिर आप देखें कि एक बड़ी जो संख्या है वो प्राइवेट स्कूलों की बढ़ गई है। आज आप और मैं अपने बच्चों को सरकारी स्कूल भेजने से डरते हैं क्योंकि हम ये मान चुके हैं कि सरकारी स्कूल बहुत ख़राब है और वहाँ पर पढ़ाई लिखाई नहीं होगी, इसलिए प्राइवेट बड़े बड़े महंगे स्कूलों में हज़ारों रुपए की फीस देके हम अपने बच्चों को भेजते हैं। और इसी तरह हायर एजुकेशन में जो उच्च शिक्षण संस्थान है वहाँ पर भी अब प्राइवेटाइजेशन की तरफ सरकार बढ़ रही है, सेंट्रलाइजेशन की तरफ बढ़ रही है और प्राइवेट स्कूल कॉलेजों का एक बड़ा जाल बढ़ गया है। यानी जो पे कर सकता है, जिसके पास अफोर्डेबिलिटी है वही शिक्षा हासिल करे और जो गरीब तबके के लोग हैं, जो बहुत महंगी फीस नहीं दे सकते, जो दूर दराज के इलाकों में नहीं जा सकते, उनके पास शिक्षा ना हो। क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इस तरह के प्रावधान हैं कि जो छोटे स्कूल हैं जहां पर संख्या कम है उन स्कूलों को बंद कर दिया जाए। जिन डिग्री कॉलेजों में बहुत ज़्यादा संख्या में छात्र नहीं है उनको ख़त्म कर दिया जाए और उनके किसी ज़िले के बड़े एक कॉलेज के साथ मर्ज कर दिया जाए। छोटे स्कूलों को बंद करके बड़े किसी स्कूल के साथ मर्ज कर दिया जाए। यानी जो छोटे इलाके हैं जहाँ के बच्चों के पहुँच में स्कूल हैं, यानी बच्चे वहाँ स्कूल में जाके पढ़ सकते हैं, उनके आने जाने के रास्ते सुगम हो, उनके एरिया में स्कूल हो। क्योंकि कहा जाता है कि बच्चों तक आप स्कूल को लेकर जाइए। अगर कोई वंचित समाज के लोग या गरीब तबके के लोग पढ़ाई लिखाई के लिए अपने बच्चों को नहीं भेज रहे हैं तो स्कूल उनकी पहुँच से दूर है, ये कहा जाता है। इसलिए ये माना जाता है कि स्कूल को बच्चों की तरफ लेके जाइए और उनके पास होंगे, उनको सुविधाएं मिलेंगी, मिड डे मील मिलेगा, जो है पुस्तकें मिलेंगी और ड्रेस कोड मिलेगा। ये सब जब होगा तो शायद लोग अपने बच्चों को भेजेंगे क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन नई एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि ऐसे छोटे छोटे स्कूलों को बंद करके एक बड़े स्कूल में मर्ज कर दिया जाएगा क्योंकि वहाँ संख्या नहीं है। इसी तरह से डिग्री कॉलेज के साथ होगा। साथ साथ जो है यहाँ पर जो डिजिटल इंडिया की जो बात होती है उसके नाम पर 40-60 का फॉर्मूला अपनाते हुए ये कहा गया है कि जो अब आगे की पढ़ाई होगी खासकर हायर एजुकेशन में
उसमें डिजिटली पढ़ाई होगी, यानी वर्चुअल तरीके से जूम ऐप के जरिए या जो इस तरह के वर्चुअल ऐप्स हैं उनके जरिए लोगों को पढ़ाया जाएगा। 40% जो पाठ्यक्रम होगा वो डिजिटल होगा, यानी जो क्लासेज हैं वो 60% होंगी। तो अब आप सोचिए कि यहाँ मैं दिल्ली में अभी खड़ा हुआ हूँ, दिल्ली से अगर मैं ये वीडियो लाइव करना चाहूँ तो आपको लाइव नहीं दिखेगा, वो ब्लर्ड रहेगा, ऑडियो सही से नहीं आएगा। यहाँ इतनी अच्छी इंटरनेट क्वालिटी नहीं है कि मैं वीडियो आपको लाइव दिखा सकूँ, इसलिए रिकॉर्ड करके हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि जो दूर दराज के इलाके हैं, जो गांव देहात के इलाके हैं, वहाँ पर किस तरह का इंटरनेट की फैसिलिटी है, कितना कमज़ोर नेटवर्क है। मैं जब यात्राएं करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मैं वहाँ पर कॉलिंग नेटवर्क भी नहीं होता, इंटरनेट की आप नेटवर्क की तो बात छोड़ दीजिए कि वहाँ सेलुलर नेटवर्क भी अवेलेबल नहीं होता। उसको वहाँ वैसे छात्रों को किस तरह से वो पढ़ पाएंगे, किस तरह से वो ऑनलाइन एजुकेशन ले पाएंगे, क्या सबके पास अच्छा महंगा स्मार्टफोन है, क्या सबके पास अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है, वाईफाई है, राउटर्स हैं, क्या सबके पास अच्छे महंगे लैपटॉप हैं जो वो उस डिजिटल दुनिया का हिस्सा बन के पढ़ाई लिखाई हासिल कर पाएंगे। हमने देखा कोविड में कितने बच्चों ने आत्महत्या कर ली क्योंकि उनके पास शिक्षा के डिजिटली जो उपकरण है वो नहीं थे या उनके पास अच्छी सुविधाएं नहीं थी। कई लोगों ने अपने गाय भैंस को बेच के अपने बच्चों के लिए मोबाइल खरीदे कि उनको ऑनलाइन क्लासेस मिल सके। तो ये जो ऑनलाइन क्लासेस का जो फॉर्मूला है ये खासकर उन तबकों को एक तरीके से शिक्षा के पूरा का पूरा जो तंत्र है उसे बाहर करने की कोशिश है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके पास ये चीज़ें नहीं हैं। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी उस तरह से नहीं है, लेकिन फिर भी ये काम किया जा रहा है और इसको नाम दिया गया है कि हम जो हैं वो इससे ज़्यादा लोगों को शिक्षा के लिए जोड़ पाएंगे, ज़्यादा अच्छे से लोग शिक्षा हासिल कर पाएंगे। और ये खासकर हायर एजुकेशन को कमर्शलाइज कर रहे हैं। आप देखेंगे तो हायर एजुकेशन जो है उसको कमर्शलाइज करते हुए कि अब आपको अगर आप डिग्री करने वाले हैं, जैसे 3 साल की बैचलर होती थी, तो नई एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से आप 12वीं के बाद वहाँ एडमिशन लेंगे तो पहले साल में अगर आप छोड़ते हैं तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, 2 साल में छोड़ते हैं तो मतलब पहले साल में सर्टिफिकेट और 2 साल में डिप्लोमा, और तीसरे साल में आपको डिग्री मिलेगी, लेकिन उसकी वैल्यू कम होगी, यानी वो डिग्री का वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं होगा मार्केट में। और 4 साल की डिग्री होगी जिसके बाद आपको पूर्ण डिग्री मिलेगी, आप नौकरी के लिए पात्र होंगे या काम कर पाएंगे। तो ये मतलब कह रहे हैं कि इससे वोकेशनल स्टडीज़ पे ध्यान देंगे और बाजार के लोगों को तैयार करेंगे, लेकिन ये दरअसल ड्रॉप रेट को बढ़ाने की कोशिश होगी। बड़ी संख्या में लोग स्कूल कॉलेज को छोड़ने की तरफ जाएंगे। इसी तरह एमए के बाद सीधा पीएचडी एमफिल का पाठ्यक्रम गायब कर दिया गया। और अभी कुछ दिनों पहले यूजीसी ने नोटिफिकेशन दिया था कि प्रोफेसर्स में भी यूजीसी नेट के बिना वो लेटरल एंट्री लेके आ रहे हैं कि वहाँ पर भी लोगों को उसमें शामिल कर दिया जाए। तो ये जो चीज़ें हैं ये दिखाती हैं कि किस तरह से शिक्षा खासकर वंचित समाज के लिए मुश्किल हो जाएगी और बड़े बड़े कॉलेजों का, इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी का दबदबा होगा। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है कि जो प्राथमिक शिक्षा है उसमें ये कहा गया है कि क्षेत्रीय भाषाओं में, रीजनल लैंग्वेजेस में पढ़ाई होगी 5वीं तक, और ये क्षेत्रीय भाषाओं में पाठ्यक्रम तैयार होगा। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि लोग मैथिली में, भोजपुरी में, अवधी में या फिर तमिल भाषा में, तेलुगु भाषा में, मराठी में, पंजाबी में, इनके भाषाओं में पाठ्यक्रम समझेंगे। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये सवाल उठता है कि क्या ये जो भाषाएं हैं ये बाजार की भाषा हैं? क्या इनसे सीख के, इंजीनियरिंग सीख के, साइंस सीख के या फिर नेटवर्किंग सीख के आप जो हैं सिलिकॉन वैली में नौकरी कर सकते हैं या बाजार में आपको नौकरी मिलेगी? और ये जो भारतीय भाषाओं को थोपने की जो चीज़ है वो सिर्फ सरकारी एजुकेशन सिस्टम पे है। प्राइवेट अपना अंग्रेजी में पढ़ाते रहेंगे, इंग्लिश एजुकेशन में देते रहेंगे, तो वहाँ पर आप देखिए कौन पढ़ता है? प्राइवेट स्कूल्स में जो अमीर सवर्ण बच्चे हैं उनके एडमिशन होते हैं, वो लोग वहाँ पढ़ते हैं, जबकि गरीब तबका जो अफोर्ड नहीं कर सकता वो सरकारी में भेजता है। तो ये जो बोझ है मातृभाषा को ढोने का वो भी हमारे लोगों पर डाल दिया गया। और उनके बच्चे आप देखेंगे कि कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में पढ़ेंगे, अच्छी एजुकेशन अंग्रेजी माध्यम से हासिल करेंगे और फिर दुनिया के अलग अलग इलाकों में जाके अपने क्षेत्रों में काम करेंगे और हमारे बच्चे उस दबी हुई एजुकेशन व्यवस्था का शिकार होंगे। तो इसीलिए ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ये बहुजन हितैषी नहीं है। और यहाँ तमाम जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो एजुकेशन पॉलिसी ये खराब है, इसको वापस लिया जाना चाहिए। सरकार को ये एजुकेशन पॉलिसी कॉरपोरेट के हित में या बाजार के हित में नहीं बनानी चाहिए, जब बल्कि छात्रों के हित में बनानी चाहिए, शिक्षकों के हित में बनानी चाहिए, उनकी शिक्षा को विस्तार देने के लिए बनाई देनी चाहिए ताकि जो बच्चे शिक्षा से वंचित रह गए हैं वो पढ़ पाएं। तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का विरोध यहाँ पर हो रहा है और इस संसद के बगल में ये लोग कह रहे हैं कि इस एजुकेशन पॉलिसी को हम नहीं मानेंगे, आपको इसको बदलना होगा। नरेंद्र मोदी सरकार को चुनौती देते हुए छात्र दिल्ली और आसपास के इलाकों से जंतर मंतर पर डटे हुए हैं। आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में क्या ख्याल है? जो मैंने बातें आपको बताई उस पर आप
आप क्या सोचते हैं, क्या राय है, क्या जानकारी है, कमेंट में लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित कुमार। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों।